नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। हाजिर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही। ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। आइए न्यूज पंच के जरिए आज 4 जो मुख्य खबरें हम ले रहे हैं उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी होगी, जहां ऑस्ट्रेलिया के पिच पर रिश्तों का बना है नया रिकॉर्ड। मोदी ने खेली है रिश्तों की विनिंग इनिंग्स। कैसे, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड पर नई बहस शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड में क्या एमपी मॉडल को लागू किया जाएगा, वक्फ बोर्ड का कैसे बदलने वाला है स्वरूप, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही तीसरी खबर सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और ये सुरक्षा है हमारी सीमाओं की, क्योंकि स्मार्ट बॉर्डर होने वाले हैं, सुरक्षित भारत की सीमा होने वाली है। और साथ ही साथ सीमा सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। कैसे होगी भारत की सीमा हाईटेक, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और जो चौथी खबर रहेगी वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई, जहां सेमीफाइनल में पहुंच चुका है फ्रांस। तीसरे खिताब की ओर है अब फ्रांस, और लेकिन जो असली लड़ाई इस समय चल रही है वो है गोल्डन बूट की, जहां एम्बापे की नजरें टिकी हुई हैं। बताएंगे ये भी खबर आपको न्यूज मंच में। तो ये 4 महत्वपूर्ण खबरें होने वाली हैं, जहां एक एक करके आपको विस्तार से सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की, और बताते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट। ऑस्ट्रेलिया के पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कूटनीतिक पारी खेली जिसकी गूंज सिर्फ मेलबर्न तक नहीं, बल्कि व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और हिंद प्रशांत रणनीति तक सुनाई दे रही है। यूरेनियम और परमाणु सहयोग से लेकर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेका को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर साझा रणनीति, और अब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा देने की पहल। साफ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब व्यापार और सुरक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का एक नया मॉडल बनकर सामने आ रही है। इस दौरे के बड़े फैसले भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण और निर्णायक हैं, और आने वाले समय में इनका असर कैसे देखने को मिलेगा, आपको एक एक करके बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां मेलबर्न मोदीमय हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि मेलबर्न जब मोदी से मिला तो मोदी की गूंज सिर्फ मेलबर्न नहीं बल्कि दुनिया में सुनाई दी। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां साफ तौर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही विपक्षी नेता के साथ मुलाकात हुई। शेन वॉन स्टैंड में वे गए, और मार्वल स्टेडियम पूरा हाउसफुल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। एक बड़ा भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और जब उनके समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातों को सुना, साफ तौर पर मेलबर्न मोदी में हो गया, और यहां से बड़े फैसले, बड़े आउटकम, बड़े माइलस्टोन्स निकलते हुए नजर आए। ट्रिपल एम का फैक्टर देखने को मिला, मेलबर्न, मोदी और माइलस्टोन्स। और इस ट्रिपल एम का जो मैजिक है वो मोदी के जरिए साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। जब सिर्फ व्यापार को लेकर बात नहीं हुई, जब हम बात कर रहे थे एक्टा की, एक्टा के साथ अब हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेका के। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो बड़े फैसले भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में दिखते हुए मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर थे। तो वो कौन से आउटकम थे? सबसे पहला बड़ा आउटकम जो यहाँ दिखने को मिल रहा है वो है सेका, CECA, यानी कि अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आर्थिक, जो व्यापक आर्थिक समझौता है उसकी तरफ भारत ऑस्ट्रेलिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़े फैसले जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फैसला जो था वो व्यापारिक साझेदारी का है, और व्यापारिक साझेदारी के साथ कैसे परमाणु सहयोग को भी यहाँ बढ़ाते हुए दोनों देश नजर आ रहे हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति एक बड़ा आउटकम निकल कर आ रहा है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने कभी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति काम आई, मोदी मैजिक वहां काम आया, और मोदी मैजिक की वजह से आज जो ऑस्ट्रेलिया कहीं मना करता था, आज वो यूरेनियम देने के लिए भारत को राजी हो गया है।
इसके साथ अगर आपको बताएं, भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सहयोग की बात, जिसको लेकर बड़ी बातें यहां हो रही हैं कि वही यूरेनियम जो भारत की बिजली आपूर्ति के लिए एक बड़ा मॉडल साबित होगा। कैसे? वो ऐसे कि अब तक के सफर के बारे में अगर आपको बताएं तो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का सदस्य ना होने के बावजूद खुल चुका है परमाणु व्यापार का रास्ता। ये वही है जब भारत को लगता था कि किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो इस संधि को नहीं साइन करेगा, लेकिन अब 2010 में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम निर्यात से इनकार किया। उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ा तो 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर जो रोक लगाई थी उसको हटा दिया और भारत के जिम्मेदार परमाणु रिकॉर्ड पर जताया उसने भरोसा। फिर साल 2014 आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी बनी, तब सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यूरेनियम निर्यात के लिए कानूनी ढांचा तैयार हुआ, तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे पूरी हुई और 2026 यानी कि ये समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इस यात्रा में सप्लाई फ्रेमवर्क अब ऑपरेशनल हुआ है। शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए भारत को मिलने वाला है ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम, जहां ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 1/3 यूरेनियम है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। तो भारत को एक बड़ा फायदा यहां से होने वाला है, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत को यहां एक बड़ा सहारा मिलेगा, बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। जैसे जैसे भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये यूरेनियम की सप्लाई बहुत आवश्यक है। कोयला और जीवाश्म ईंधन पर घटेगी निर्भरता, इससे क्लीन एनर्जी को लेकर भी एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारत के लक्ष्य तय हैं कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है। विश्वसनीय यूरेनियम सप्लाई सुनिश्चित होगी, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया का, और साथ ही साथ परमाणु बिजली परियोजना को मिलेगा ईंधन और कम कार्बन उत्सर्जन से ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं अरुण, उनसे ज्यादा जान लेते हैं कि इस पूरी विजिट के आउटकम्स क्या रहे हैं। अरुण, मेलबर्न मोदी और फिर मेलबर्न में मोदी का मैजिक चला, फिर चाहे वो व्यापार, रक्षा, सुरक्षा हो या फिर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो, और खासकर जो मुख्य फोकस रहा वो ऑस्ट्रेलिया से भारत को जो यूरेनियम की आपूर्ति है वो मिलेगी। बिल्कुल, यूरेनियम एक बड़ा टेक अवे आप कह सकते हैं, जैसा आपसे अपने डिटेल में भी बताया कि किस तरह से 2009-10 में हम जब देखते हैं तो उस समय पर यूरेनियम सप्लाई में वो जो एक क्लियरेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर ऑस्ट्रेलिया और भारत का देखिए इतना है कि भारत को अब यूरेनियम सप्लाई हुआ एक सबसे बड़ा टेक अवे आप कह सकते हैं, बिकॉज भारत के पास इस समय पर लगभग 8 से 9 गीगावाट्स की कैपेसिटी है। जहाँ तक आप न्यूक्लियर कैपेसिटीज की बात करें तो उसको बढ़ाते हुए 2047 तक भारत 100 गीगावाट्स करना चाहता है और अपनी ग्रीन एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जिसमें कि सोलर की बात आती है। और इनफैक्ट आप देखिए भारत से ऑस्ट्रेलिया को सोलर रूफटॉप्स लगाने की दिशा के अंदर कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। ट्रेड की अगर बात की जाए तो भारत में जो पेंशन फंड है उसके अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट है, वो आता हुआ दिखाई देगा लगभग 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का। तो वो एक बड़ा अनाउंसमेंट है, बिकॉज पेंशन प्रोडक्ट जो भारत के अंदर होते हैं उसमें काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको आगे जाते मिलते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो पेंशन प्रोग्राम होता है वो काफी ज्यादा एक टॉप लेवल है। इनफैक्ट यूएस भी कई बार ये कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के पेंशन प्लान को बोरो करना चाहते हैं, वो पेंशन प्लान को हम यूएस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो एक तरह से पेंशन प्लान को लेकर बड़ा एक तरह से वो डायस्पोरा कनेक्ट काफी मैसिव रहा। लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से आज का दिन काफी बड़ा कह सकते हैं, बिकॉज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ आएंगे। जो एक रोड मैप है स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन को लेकर के, उस दिशा के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक साथ होंगी, बेस्ट प्रैक्टिस को साझा किया जाएगा, साथ ही साथ कैसे स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग हो, साइंटिफिक रिसर्चेज हो, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कैसे किया जा सके, उन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। तो एक तरह से हर सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल से लेकर के आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर तक और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से लेकर के तमाम अन्य सेक्टर तक, आप हर सेक्टर में देख लीजिए बड़े बड़े आउटकम्स निकलते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, बड़े बड़े आउटकम्स यहाँ से निकलते हुए नजर आए और मेलबर्न के पिच पर जो गोल्डन इनिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेली वो साफ तौर पर मेलबर्न में एक मोदी मैजिक साफ तौर पर देखने को मिला। अरुण, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर सियासत और बहस एक बार फिर तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एमपी मॉडल की चर्चा शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की एंट्री होनी चाहिए और महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या मध्य प्रदेश का मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा और नए वक्फ बोर्ड की जो ये संरचना की बात हो रही है वो किस तरह काम करेगी? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का मॉडल क्या उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकेगा। तो ये बड़ा सवाल ऐसे है कि मंत्री दानिश अंसारी ने यहाँ एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में हो हिंदू सदस्यों की एंट्री। वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 हम सभी को याद है और उसमें उसके गठन के लिए जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि हिंदू सदस्यों को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाओं की एंट्री जरूर होनी चाहिए और एमपी मॉडल यानी कि मध्य प्रदेश मॉडल को बताया है एक बेहतर विकल्प, यानी मध्य प्रदेश की मॉडल की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश मॉडल से बढ़ेगी पारदर्शिता, जवाबदेही, ये कहना है दानिश अंसारी का। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला एमपी पहला राज्य वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत पुनर्गठन हुआ है। ऐसे में अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की मॉडल पर क्या उत्तर प्रदेश भी काम करेगा? आइए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार दानिश अंसारी जो मंत्री हैं उन्होंने क्या बड़ी बातें की हैं, क्या इस पर प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आपने दानिश अंसारी को साफ तौर पर सुना, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, महिलाओं की भी एंट्री इसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने भी इसका स्वागत किया है। क्या वहां से प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सरकार की जो मंशा है गरीब पसमानदा मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिनका वो हक था, तो सरकार का ये सराहनीय कदम है और महिलाओं को भी शामिल कर रहे हैं। तो एक और अच्छी बात है क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं हैं पढ़ लिख के आई हैं तो उनको भी बराबरी का हक है और हमारा संगठन भी यही चाहता है कि हमें बराबरी मिले, सामाजिक बराबरी मिलनी चाहिए जो अब तक की हम लोग को नहीं मिली। तो अगर पुराने वक्फ की बात करें तो वहां महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। यहाँ उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जब वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की बात हो रही है। साथ ही साथ ऑल इंडिया पसमानदा समाज ने भी इसकी सराहना की है। अब आइए अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड का कैसे बदलेगा रूप। तो बदलेगा रूप में ये जो नया स्वरूप की बात हो रही है, तो 2024 के वक्फ संशोधन नियम के तहत ये नए टीम बनने की कवायद जो है वो पूरी शुरू हो गई। नए वक्फ बोर्ड में पिछले पसमानदा मुसलमान भी होंगे, यानी कि जो अनुभव रखते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। नए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों को भी यहाँ रखा जाएगा और साथ ही इसके साथ क्या नया स्वरूप होगा, उसमें वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी हो सकते हैं शामिल। ये गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो ऐसे में दानिश अंसारी ने कहा है कि हिंदुओं का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो नए वक्फ का स्वरूप कहा जा रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश की मॉडल की तरह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश जो पहला राज्य बना है इसका पुनर्गठन करने के लिए जिसमें नई टीम का जो स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। जहां मंत्री दानिश अंसारी ने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू सदस्यों को इसमें लेकर आइए, महिलाओं को लेकर आइए, जो महिलाएं जिनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी वक्फ बोर्ड में नहीं होता था उनको लेकर आइए, ताकि एक विस्तार से वक्फ बोर्ड को एक महत्वपूर्ण भागीदारी मिल सके और इसका काम जो है बड़ी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लाके उसका कामकाज जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पुनर्गठन को लेकर जो नई टीम का जो स्वरूप होना चाहिए उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है उसके बड़े बयान के बाद जो सियासत है वो अब तेज हो गई है। रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रामेंद्र, यहाँ वक्फ बोर्ड एमपी के मॉडल पर हो, इसको लेकर अब सियासत और बहस तेज हो गई। अगर दोनों तरफ से देखें तो पक्ष विपक्ष से किस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है?
देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको लगता है कि धार्मिक संस्था है, जबकि धार्मिक संस्था नहीं है। भारत सरकार के जो नियम गाइडलाइंस हैं, जो प्रदेश सरकारों की जो गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ही एक संस्था है जो काम करती है, रखरखाव करती है कि वक्त में जो संपत्तियां हैं, जो दान आता है, तो एक इकाई है जो वर्क करती है। तो ये कोई ये संस्था नहीं कि मुस्लिम धर्म की संस्था है, ये सरकार से रिलेटेड संस्था है। दोनों के बीच संकट इसी जगह आता है कि मुस्लिमों को लगता है कि धार्मिक संस्था है, इसमें किसी को नहीं आना चाहिए, केवल मुस्लिम देख रेख करें, जबकि भारत सरकार को लगता है कि इसमें सभी लोगों को होना चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, जो योग्य लोग हैं उनको आना चाहिए, जिससे जो लूट मार है लगातार, जो वक्फ की संपत्तियों को लेकर लूटमार की शिकायतें आई, जो दूसरी संपत्तियों को जबरदस्ती कब्जे की शिकायतें आई, ये नहीं होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई, उत्तर प्रदेश सरकार उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी अदर मुस्लिम्स के 2 मेंबर रख सकती है। ये बयान जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं दानिश आज़ाद, उन्होंने दिया है, उसको लेकर के बयान तो निश्चित रूप से हैं। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इसमें केवल मुस्लिम्स को ही होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम ये धार्मिक संस्था है, जो मुस्लिम दान करते हैं उसकी संस्था है। लेकिन नियम कानून भारत सरकार और राज्य सरकार के लागू होंगे, ये लगभग तय है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के साथ रामेंद्र, यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको सीमा सुरक्षा को लेकर भारत सरकार नए कदम क्या उठाती हुई नजर आ रही है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सीमा सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। सरकार अब सिर्फ चौकसी नहीं बल्कि स्मार्ट और टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा तंत्र पर बड़ा दांव लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि सरकार अभेद्य सीमाओं के निर्माण के लिए संकल्पित है और देश भर में एक मजबूत क्वाड्रिलैंगुलर सिक्योरिटी जो है ग्रिड तैयार करने जा रही है। इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, यानी सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर सरकार इस समय काम कर रही है। कैसे हमारी सीमाएं जो है वो स्मार्ट होंगी और विजन क्या है भारत सरकार का, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो स्मार्ट बॉर्डर मजबूत सुरक्षा होने जा रही है, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। यानी कि बड़ा बयान यहां पर आ रहा है कि कैसे बॉर्डर्स को स्मार्ट बनाया जाएगा, यानी कि हाईटेक बनाया जाएगा। अभेद्य सीमा के लिए संकल्पित है सरकार, यानी कि सीमाएं हमारी सुरक्षित रहें। जो फेंसिंग है उसको किस तरीके से अब स्मार्ट तरीके से संचालित किया जाएगा, ये इसको लेकर अब सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मजबूत सुरक्षा ग्रिड का हो रहा है निर्माण और क्वाड्रिलैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड की तैयारी इस समय हो रही है। साथ ही सुरक्षित सीमा, सुरक्षित भारत की प्लानिंग हो रही है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% की बढ़ोतरी और अब सबसे आधुनिक होने जा रही है बॉर्डर सिक्योरिटी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बॉर्डर भी अब सुरक्षित होते हुए नजर आएंगे। अब इसका जो है वो पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुका है कि कैसे ये सीमा सुरक्षा जो है उसको एक नया स्मार्ट रूप दिया जाएगा। वो ये है कि एक और स्वरूप इसके साथ आ रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का काम को लेकर भी आगे भारत सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि 1610 किलोमीटर लंबा है ये बॉर्डर और इस पर जो काम चल रहा है बाड़बंदी का, उस पर जो लागत होगी वो 31,000 करोड़ की लागत कही जा रही है। और जब भारत म्यांमार सीमा की बाड़बंदी की बात की जा रही है तो भारत सरकार ये कह रही है कि चाहे रास्ता आखिरी हो लेकिन उसको पहला गांव मानकर विकास का लक्ष्य
कई प्रतिबद्धता इस समय सरकार रखती है। तो दो मोर्चों पर इस समय काम हो रहा है कि कैसे हमारी सीमाओं को स्मार्ट किया जाए। साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का काम को लेकर भी गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान आता हुआ नजर आ रहा है। और जब हम स्मार्ट होते बॉर्डर्स की बात करते हैं तो स्मार्ट होते बॉर्डर्स का ये मतलब है कि जो फेंसिंग पहले से ही बिछाई हुई है उसको कैसे अब तकनीक के साथ जोड़ना है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, अब हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर भारत सरकार एक और कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो हमारी सीमा है उसको कैसे स्मार्ट बनाया जाएगा, इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। नीरज, देखिए, बिल्कुल आप देखें कि देश में जहां जहां दूसरे देशों की जो सीमाएं लगती है उन पर तेजी के साथ जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखें कि 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहा है कि जो भारत और म्यांमार बॉर्डर है 1600 किलोमीटर लंबी जो फेंसिंग है उसको लगाने का काम चल रहा है। और स्मार्ट फेंसिंग का तात्पर्य यह है कि पूरी तरीके से डिजिटल हो। अगर कोई भी उसको क्रॉस करने की कोशिश करे तो हमारे जो सुरक्षा बल है उनके पास पहले से ही इसकी जो जानकारी है वो मिल जाए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि तमाम जो घुसपैठिए है या तो फेंसिंग को काट देते थे या फेंसिंग के नीचे से कोई सुरंग बनाकर भारत की सीमाओं में जो प्रवेश है वो करते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से जो डिजिटल एक तरीके से जो फेंसिंग है, स्मार्ट फेंसिंग है, उसको बनाया जा रहा है ताकि उसकी जो जानकारी है हमारे सुरक्षा बलों को मिल पाए। दूसरी आप देखें कि देश के खासतौर से वो सीमावर्ती जो राज्य जहां पर बड़ी संख्या में जो घुसपैठ है उसकी वारदातें लगातार होती हैं, तो गृह मंत्रालय और खासतौर से गृह मंत्री का स्पष्ट एक तरीके से दिशा निर्देश था कि घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको रोकने का जो प्रयास है वो किया जाए। आप देखें कि बॉर्डर के कई सारे इलाके हैं जहां जनसंख्या के जो परिवर्तन है यानी डेमोग्राफी जो चेंज है वो भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है और अचानक से डेमोग्राफी जो चेंज है वो होता है, तो उसको लेकर चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो घुसपैठ है उसको रोका जाए और घुसपैठ न केवल रोका जाए बल्कि ऐसे उपाय किए जाएं कि भविष्य में जो घुसपैठ है वो बिल्कुल ना हो सके। हमने देखा है कि आप देखें कि पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर हैं किस तरीके से जो असम की जो सीमाएं जो घुसपैठी है बड़ी संख्या में पहले घुसपैठ करते थे, उस पर लगाम जो केंद्र सरकार है वो भी लगा रही है और राज्य सरकार के साथ लगातार सहयोग कर रही है। यही कारण है कि तमाम राज्यों के जो डीजीपी और इसके अलावा पुलिस कप्तान है वो इस बैठक में शामिल हुए और स्पष्ट दिशा निर्देश है कि डेमोग्राफी जो अचानक से चेंज हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर लगाम लगाई जाए और जो घुसपैठ है उसको रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी तमाम जानकारियों के साथ। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा कदम मिलता हुआ नजर आ रहा है जहां सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, स्मार्ट किया जाए, इसको लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और अब खबर फीफा विश्व कप 2026 से जुड़ी हुई। फ्रांस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि विश्व फुटबॉल में उसकी बादशाहत बरकरार है। मोरक्को को 2-0 से हराकर लेस ब्लूज लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और अब उनकी नजर तीसरे विश्व खिताब पर है। लेकिन फ्रांस की इस जीत के साथ सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वो है किलियन एम्बापे। गोल भले ही एक आया हो लेकिन गोल्डन बूट की रेस में उनका जलवा लगातार कायम है। एम्बापे अब तक इस विश्व कप में कुल मिलाकर 8 गोल कर चुके हैं और गोलों के मामले में लायनल मेसी की बराबरी कर रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि गोल्डन बूट की रेस में इस समय कौन आगे चल रहा है और फ्रांस कैसे जो है वो इन हो चुका है और मोरक्को जो है वो आउट हो चुका है। सेमीफाइनल की रेस में फ्रांस ने मोरक्को को मात दे दी है। क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हरा दिया है मोरक्को को। पहले हाफ में पेनल्टी चूके एम्बापे और दूसरे हाफ के 60वें मिनट में अगर बात की जाए तो वहां गोल आया और डेम्बेले ने जीत पर लगाई मोहर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्रांस की इस जीत के बाद अब जीत की तरफ फ्रांस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेमीफाइनल की हैट्रिक इसको कहा जा रहा है। 2 बार का विश्व चैंपियन है फ्रांस। 2018 में जीता था विश्व कप, 2022 में भी फाइनल तक पहुंचा था। फाइनल में अर्जेंटीना से हार मिली थी। अब तीसरे खिताब पर फ्रांस की इस समय नजर है, यानी कि मोरक्को की जो चुनौती थी वो फ्रांस के सामने जो थी वो फ्रांस ने उसको चकनाचूर करते हुए फ्रांस अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो रेस है वो है गोल्डन बूट की रेस और उस रेस में कौन सबसे आगे इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? किलियन एम्बापे। हालांकि अगर इस मैच की बात करें जो फ्रांस मोरक्को के बीच हुआ था 1 गोल महज किया, लेकिन अगर अब तक कुल गोल की बात करें तो एम्बापे ने कर चुके हैं 8 गोल। एम्बापे ने मेसी की बराबरी की है। मेसी के नाम 8 गोल और 1 असिस्ट है, लेकिन एम्बापे के पास 8 गोल और 3 असिस्ट है। ऐसे में एम्बापे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि नॉर्वे के भी जो खिलाड़ी हैं
हर्लिन आलन वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे है और इसी दौड़ में आगे होते हुए वो मेसी को उन्होंने पिछाड़ दिया है। अभी फिलहाल अगर रैंकिंग की बात की जाए तो एम्बापे की रैंकिंग में एम्बापे रैंक नंबर 1 पे है, मेसी दूसरे पे है और नॉर्वे के खिलाड़ी जो है हर्लिंग आलन वो अभी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। गौरव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गोल्डन बूट की लड़ाई सबसे दिलचस्प मानी जा रही है। हालांकि फीफा विश्व का पूरा रोमांच से भरा हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेस जिसकी कही जाती है कि कौन जीतेगा वो गोल्डन बूट, इसमें एम्बापे सबसे आगे हैं। आगे हैं और जिस तरह से पूरा एक वर्ल्ड कप जैसे अपना कैंपेन जिस तरह से अब एंड की तरफ है, क्योंकि अब अगले 10 दिन के अंदर ये वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गोल्डन बूट की जो रेस है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। खासतौर से एक ऐसे समय पे जबकि हमने देखा है कि किस तरह से लियोनेल मेसी अपनी टीम की ओर से वो लगातार गोल कर रहे हैं और यहाँ पे किलियन एम्बापे हैं, लेकिन एक बड़ा फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो ये है कि किलियन एम्बापे साथ ही साथ असिस्ट भी जो है वो भी बराबर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज जो है वो एम्बापे के खेल में नजर आ रहा है, खासतौर से एक ऐसे समय पे जबकि उन्होंने 3 गोल जो है वो असिस्ट किए हैं और साथ ही साथ 8 गोल उन्होंने किए हैं। तो इस वजह से एम्बापे जो है वो उसमें अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से अब जो भी नाम है, क्योंकि अगर इनके नाम को उठा के देखें तो पहले नंबर पे एम्बापे हैं, दूसरे पे मेसी है, तीसरे पे अर्लिंग हालांड है और फिर हैरी केन आते हैं इंग्लैंड के। तो ये इन सभी की टीम जो है वो अब हालांकि फ्रांस जो है वो सेमीफाइनल में है, लेकिन बाकी जो 3 टीमें हैं वो जो है वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला अब खेलेंगी। तो ऐसे में रोमांच जो है वो और बिल्कुल पूरे रोमांच और थ्रिल से भरा हुआ है इस समय फीफा विश्व कप 2026 और अब जो नजर रहने वाली है वो आगने वाले मैचेस पे रहने वाले, जो स्पेन और बेल्जियम एक दूसरे के आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। हालांकि बेल्जियम भी अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच कौन कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आता है। गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।